75 डे हार्ड चैलेंज है, जिसमें कि इस लुसेंट बुक को बिहार एसएससी एग्जाम से पहले खत्म करना है और 75 दिन में इसको 2 बार कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का मध्यकालीन भारत, जिसमें कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था। तो पहला टॉपिक है, पॉइंट है ना, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजयी पाई थी। तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के। और कब अरब जो है सिंध पर विजय कब पाया था? 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब जो है भारत पर पहला आक्रमण किया और विजय सिंध पर कब पाया था? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब आक्रमण किया था तो सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मतलब यहाँ का धन दौलत लूट ले और इस्लाम धर्म का क्या करवाए? प्रचार करना था। अब है महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार किस साम्राज्य की स्थापना किया था? गजनी का था, जिसका राजधानी कहाँ था? गजनी था। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया। अल्पतगीन का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद गजनी जो था राजधानी, उस पर कौन शासन किया? प्रीतिगीन ने शासन किया था। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो किसके शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? ये है प्रीतिगीन के शासनकाल। प्रीतिगीन के शासन में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था और इसका शासनकाल चला था 972 से 977 ईस्वी चला था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था पंजाब में, उस पर उसका शासक कौन था? उस समय शासन किसका था? जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम जो था और उसका दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। मतलब अल्पतगीन का दामाद कौन था? सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी जो था किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो महमूद गजनी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। पिता के काल में वो कहाँ का शासक था? पहले खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। मतलब हो गया कि महमूद गजनी को कौन कौन सा पद मिला हुआ था? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि मिला। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी का भारत पर जो आक्रमण था उसका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता था। महमूद गजनी को क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता था। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। पहले महमूद गजनी भारत पर जो आक्रमण किया था प्रथम बार 1000 ईस्वी में किया और इस आक्रमण करने के बाद पेशावर के कुछ भाग को अधिकार करके वो अपना देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी और महमूद गजनी का विजय हुआ था। कब? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध
हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का प्रथम महत्वपूर्ण जीत कब बताया जाता है? 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध। किसके विवाद में हुआ था? मूर्तिवाद के विवाद। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने क्या किया था? थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा की गजनी को भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में हुआ। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन है? 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। मतलब सोमनाथ का मंदिर पर जब वो क्या करता, आक्रमण कर रहा था, तो वहाँ का उसका कोई सहायता कर रहा था, कोई शासक। वो शासक कौन थे? अनिलवाड़ा के शासक था। उस पर भी महमूद गजनी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कितना राशि प्राप्त हुआ था? 20 लाख क्या है? दिनार राशि प्राप्त हुआ। 1025 ईस्वी में, है ना? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। मतलब सोमनाथ मंदिर लूट कर जब वो जा रहा था तो महमूद गजनी पर जाट क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति भी उसका क्या कर दिया? लूट लिया। अब सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। तो सोमनाथ का मंदिर 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे प्रथम कौन है? सोमनाथ का मंदिर है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात के अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पूर्ण निर्माण शुरू करवाया गया। तो सोमनाथ मंदिर का जो है दोबारा निर्माण जो हुआ था किसके नेतृत्व में करवाया गया? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में करवाया गया। और कब करवाया गया? 13 नवंबर 1947 को। तो सोमनाथ मंदिर फिर हो गया 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर सोमनाथ मंदिर आता है। और सोमनाथ मंदिर का जो पूर्ण निर्माण करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 13 नवंबर 1947 को करवाया गया। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो प्राण प्रतिष्ठा जो है 11 मई 1951 को किनके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। एक बार इसको पढ़ लेंगे फिर इसका दोबारा रिवीजन कर लेंगे। क्या महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में था। मतलब पहला बार जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी किया था ना। और लास्ट बार जो आक्रमण हुआ कब हुआ? 1027 ईस्वी में किया गया। जाटों के विरुद्ध। ये भी किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध। जाट इसको क्या किया था? सोमनाथ मंदिर का लूट के ले जा रहा था, उसको आक्रमण किया था, लूट के ले जाने के लिए नहीं देना चाह रहा था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। इसका मृत्यु कब हुआ? 1030 ईस्वी। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर कुछ हुआ था ना। महमूद गजनी का जन्म था ना 977। देखिए था महमूद था 1 नवंबर 971। तो महमूद गजनी का जो जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था 1030 में हुआ था। अब भारत पर अंतिम बार जो आक्रमण किया था महमूद गजनी 1027 में किया। जाटों के विरुद्ध। अब पहला बार जो आक्रमण किया था भारत में 1000 ईस्वी में किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत का धन दौलत लेकर भाग भी गया। पेशावर में कुछ धन दौलत लिया, उसके बाद वो अपना देश लौट गया था। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला महमूद शाह। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। कौन सा ऐसा शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि मिला? महमूद गजनी को मिला था। महमूद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब महमूद गजनी तो मुस्लिम था लेकिन उसके सेना में हिंदू था। तो कौन था? सेवंत राय एवं तिलक, जो कि हायर पोस्ट। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब देगा चार को। कौन मतलब महमूद गजनी के दरबार में रहता था? तो कौन कौन रहता था? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी। कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, फरूकी और फरूकी। कौन कौन है? अलबरूनी है, फिरदौसी, उतबी और फरूकी। मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। ठीक है।
अब मोहम्मद गोरी तो अब मेन रूप से इसमें याद करते हैं महमूद गजनी का जन्म तो 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। इसका मृत्यु हुआ था 1030 ईस्वी को हो गया। 1030 पहला बार आक्रमण भारत पर किया था 1000 ईस्वी में और अंतिम बार आक्रमण हुआ 1027 जाटों के विरुद्ध हुआ था। सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जिसे 80 दिनार 20 लाख दिनार लूट गया था, जिसमें जाट आक्रमण करके ऊँच छीन के भाग गया था उससे भी, है ना। उसी कारण से 1027 ईस्वी में वो जाट का आक्रमण किया। नेक्स्ट ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एक बार देख लेते क्या हुआ। तो भारत पर अरबों का आक्रमण था ना, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। तो अरब जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? पहला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मतलब अरब जो है भारत पर आक्रमण किया तो पहला बार आक्रमण किया होगा तो किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। 712 में विजय प्राप्त हुआ, सिंध पर किया था, उसमें विजय प्राप्त हो गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। जब भारत पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे 712 ईस्वी में, जिसमें वो विजय पाया, तो उसमें क्या हुआ? तो अरब उस समय अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। मतलब सिंध पर दाहिर का शासन था और अरब क्या कर दिया वहाँ पर आक्रमण 712 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। धन दौलत तो लूटना ही था, साथ ही साथ इस्लाम का क्या करे? प्रचार करे। इससे 3-4 टॉपिक याद हो गया। पहला टॉपिक क्या हुआ? अरब पर जो आक्रमण किया था, अरब जो आक्रमण किया था भारत पर किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 विजय भी प्राप्त हुआ। और उस समय उसका वहाँ पे शासन किसका था? दाहिर का शासन किया। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार। यहाँ तक क्लियर है। अब महमूद गजनी मानते। तो महमूद गजनी में था क्या कि महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ। मेन रूप से इसमें पुरानी पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट था उतना पढ़ें, और कितना बार आक्रमण किया ये पढ़ लेंगे। महमूद गजनी का जन्म महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ। भारत पर पहला बार आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, 27 वर्ष की उम्र में 1000 ईस्वी में किया था। और कितना लूटा उस समय? अब कितना लूटा? जहाँ पे शासक अथी किया था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा जयपाल। और उसको वो हरा दिया था 1000 ईस्वी में। और कितना बार आक्रमण किया था भारत में? 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। अब महमूद गजनी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी और सुल्तान का उपाधि प्राप्त। तो पहला नंबर इसको मूर्ति भंजक आक्रमण कहा जाता है। ऐसा सुल्तान का उपाधि भी इसको फर्स्ट बार सुल्तान का उपाधि महमूद गजनी को ही मिला। हाँ। और महमूद गजनी जो था भारत पर आक्रमण करने का इसका भी उद्देश्य क्या था? धन दौलत और प्राप्ति करना था। इसका भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये हो गया। और जब पहला बार जब आक्रमण किया तो आक्रमण करके धन दौलत लूट के और उसके बाद कहाँ चले गया? अपना देश लौट गया, गजनी चले गया। और उसके बाद फिर महमूद गजनी फिर 1001 ईस्वी में आया। 1000 पहला बार आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, फिर 1001 ईस्वी में आया और जयपाल पर कर दिया हुआ आक्रमण। और जयपाल पर आक्रमण किया था तो उसमें कहाँ का था? जयपाल पर आक्रमण, जयपाल को हरा भी दिया और विजय प्राप्त किया। ठीक है, हाँ बोलो ना। अब फिर क्या हुआ? महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया। लेकिन 1001 ईस्वी में तो राजा जयपाल को हराया, लेकिन इसका महत्वपूर्ण जीत नहीं बताया जाता। इसका महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है कब? 1008 ईस्वी को महत्वपूर्ण विजय। और किसके विरुद्ध किया था? नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध, नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। ठीक है, पहले काम करवा, वहाँ जाके काम करवा, उसके बाद आने को मनोगा था पहले काम, लेकिन करवा। महत्वपूर्ण जीत हुआ 1008 ईस्वी में। लेकिन चर्चित आक्रमण इसका जो सोमनाथ मंदिर, जब सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया तो उसका चर्चित आक्रमण माना गया। क्यों चर्चित आक्रमण किया गया? कि जब यहाँ ये मतलब लूटपाट किया तो 20 लाख दिनार यहाँ से लूटा। और जब ये लोग जा रहा था पर आक्रमण कर और इसका कुछ संपत्ति भी लूट के चला गया। इस कारण इसको महत्वपूर्ण। अगर पूछेगा कि महमूद गजनी का महत्वपूर्ण, सुनिए, महमूद गजनी का
महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर में, और वहाँ से 20 लाख दिनार लूट के जाता, जिसपे जाट जो आक्रमण कर दिया और जाट उसका कुछ लेके भाग गया, लूट के उससे भाग गया, है ना। महत्वपूर्ण तो 1025 हो गया, लेकिन चर्चित ना मूर्ति भंजक 1027 नहीं 1008 में। पहले देखिए इसका शुरू से आक्रमण चलते हैं। पहला बार आक्रमण किया भारत पर 1000 ईस्वी में, लूटा, अपना देश चला गया, पेशावर लौट गया। दूसरा बार 1001 में राजपाल जयपाल आक्रमण, जयपाल पर उसने भी विजय पा लिया। और 1008 में 1008 में किया था, तो 1008 में फिर आया और नगरकोट के विरुद्ध हमला किया, नगरकोट के विरुद्ध हमला किया, मूर्ति भंजक वही मूर्ति भंजक कहलाया। और फिर यह इसका महत्वपूर्ण जो कहलाया 1025 में सोमनाथ मंदिर चर्चित, वही महत्वपूर्ण चर्चित, महत्वपूर्ण अलग कहलाएगा, चर्चित अलग कहलाएगा। देखिए महत्वपूर्ण जो है ना 1008 ईस्वी में जो ये किया था ना नगरकोट के विरुद्ध, वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जीत इसका कला 1008 का। चर्चित जो 1025 क्यों कहा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्या था, इससे चर्चित हो ज्यादा लूट के 20 लाख ले गया था। फिर लास्ट में भारत पर आक्रमण किया 1027 किसमें, किसके विरुद्ध किया, इसके जाट के विरुद्ध। 1030 में तो बेचारा मृत्यु हो गया, 1030 में इसका मृत्यु हो गया, बेचारा नहीं था। 1030 उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, समझ में आया। इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था। चलिए अब आते हैं, बोलने वाले थे नहीं, लेकिन उसके बाद चालू है। जैसे हिंदू उच्च पदों पर, इसका नहीं तो अभी लूट लेते हैं और इसके दरबार में, लेकिन कुछ इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था, लेकिन हिंदू को भी रखा था हायर पोस्ट पे। वो रखा था इसलिए ताकि हिंदू भी उसका कुछ सपोर्टर बन जाए। महमूद गजनी को सुल्तान की उपाधि फर्स्ट बार मोहम्मद गजनी को ही मिला था, है ना। सुल्तान को पकड़ के ले जाएगा, कौन ले जाएगा पकड़। चलिए उसके हिंदू जैसे उस पद थे, जैसे अलाउद्दीन फिरदौसी, उलवी, है ना, फारूकी, जैसे महमूद गजनी के दरबार में, महमूद गजनी दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट याद करिए, बोलिए फारूकी, फिरदौसी, फारूकी थोड़ा सा दो है, अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी था, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फिरदौसी। आप बताइए, आप महमूद गजनी जो पहला बार आक्रमण कब किया था भारत में? 1000 याद हो गया, देख रहे हैं कैमरा मैन, आप भी सीख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? हाँ, सोमनाथ मंदिर पे 1025 में 1025 में 1027 में लास्ट बार भारत पर आक्रमण किया। जाट के खिलाफ। उसके बाद उसको दिया जहरला चाकू पे मार, और 1030 में मर गया, मृत्यु हो गया उसका, बात खत्म, गजनी का काम खत्म। अब आते हैं मोहम्मद गौरी पे। देखिए बहुत सी याद नहीं हुआ, पूरा याद है, हो गया ये 2 दिन आप याद हो ही जाएगा। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971, ठीक है, 1 नवंबर 971। मृत्यु कब हुआ? 1030। भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम। उसका बेटा का नाम क्या था? यही था मोहम्मद का, यही था सुबुक्तगीन। हाँ, उसका बेटा का नाम क्या था? जयपाल जयपाल मोहम्मद गजनी। यही था मोहम्मद बिन कासिम, उसका बेटा का नाम सुबुक्तगीन, उसका बेटा का नाम मोहम्मद गजनी था ना। चलिए आगे अब चला मोहम्मद गौरी, फिर एक बार लपेट देंगे। ठीक, मोहम्मद गौरी पे स्टार्ट किया 75 डे हार्ड चैलेंज है। 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा याद भी करना है, 2 बार करना है। बिहार शशि को आर पार कर देना, छोड़ना नहीं, बिहार शशि उस पार। मोहम्मद गौरी गए, पढ़िए आप, बहुत पढ़े आप, उनको दीजिए, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। देखिए मोहम्मद गौरी है, तो गए मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जब वो गजनी का वो भी शासक था, समझे, जब उसका मृत्यु गजनी का शासक था, जब इसका मृत्यु हो गया मोहम्मद गौरी का, उसके पद पे ही बैठा था मोहम्मद गौरी। इसका कभी आया होगा 1030 के बाद आया होगा। हाँ, उसके बाद ही है, 1173 में आया। अच्छा, बहुत बाद आया था, जब उसके बाद खत्म हो गया था। क्या है, गौ मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, है ना। मोहम्मद गजनी एक राजधानी था। नहीं, मोहम्मद गजनी जो था
उसका एक अपना राज्य था जिसका नाम था कि गजनी। वो गजनी में एक छोटा सा राज्य था गौर। उस गौर का शासक था मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी है सर, मोहम्मद गौरी उस गौर का शासक था। मतलब गौर के नाम पर ही रख दिया गया गौरी। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना है ना। और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान के विरुद्ध किया। आप ध्यान रखिए, अब दोनों को रिलेट करके चलेंगे। महमूद गजनी जो था भारत पर पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, और अंतिम बार किया 1027 ईस्वी में। हाँ ठीक है। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था, गौर का जो शासक था, 1173 ईस्वी में हो गया। ये भारत पर पहला बार आक्रमण किया था 1173 में पदवी पे बैठा। 1175 में आक्रमण 1175 में भारत पे आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। किया था मुल्तान। अब किसके विरुद्ध किया था 1000 में? 1000 में जयपाल था। जयपाल 1001 में जयपाल लूटा था, सिर्फ आया लूट के चल गया। कहाँ लूटा था? ये लूटा था पेशाब नहीं, जयपाल 1000 ईस्वी में कहाँ पे आके लूट के गया था? लूटा था तो लूटा था नाम दिया है, सिर्फ लूट लिया था। किया था पेशावर के कुछ भागों पर शिकार करके। पेशावर था लूट लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी का नहीं याद होगा, 2-3 बार ऐसे ये हिस्ट्री क्या है ना कि अब आप याद कीजिएगा तो नहीं याद होगा, इसको दिमाग से फ्री कर दीजिए। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। पहला आक्रमण 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1175 में पहला आक्रमण भारत पे। ऐसे सुनिए, 1173 में गद्दी पर बैठा, 1175 में आक्रमण कर दिया मुल्तान के विरुद्ध, दूसरा आक्रमण कर दिया 1178 ईस्वी में पाटन में गुजरात। 3 गो पॉइंट अभी तक इसमें। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बना। 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण कर दिया मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण गुजरात के पाटन में 1178 ईस्वी। यहाँ का शासक होता भीम टू था। कहाँ का? पाटन गुजरात का शासक कौन था? भीम। उसमें था मुल्तान, यहाँ था भीम टू। अभी इसको छोड़ के पहले इसको पढ़िए। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मतलब इसके अंदर जो सेनापति जीतता गया, समझिए, मोहम्मद गौरी जीतता गया प्रदेश, और क्या अपना उसके अंदर जो सेनापति था उसको राज संभालने के लिए देता गया, और इस समय वो गजनी लौट गया। नहीं, जब वो गजनी लौटने वाला था ना, समझे, इस तरह से समझिए, तो उसका जो सेनापति था, सेनापति जो था वो क्या किया ना, मतलब उसको दे दिया कि तुम यहाँ का राजभार संभाल लो। उसके बाद वो गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गया। कब हुआ? 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दिया गया। कोई कर दिया होगा हत्या, उठेगा तो करेगा हत्या, है ना। तो इसमें 4 को मेन रूप से पॉइंट निकल के आया। गद्दी पर बैठा 1173 में, 1175 में पहला बार भारत में आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध, और दूसरा बार आक्रमण किया 1178 में पाटन गुजरात में, जहाँ का शासन किसका शासन था? भीम का शासन। और इसका वहाँ पे उसके बाद लुटते गया अपना सेनापति को, सत्ता देते गया। अब इसका मेन पॉइंट आ गया कि इसका युद्ध था, 3 युद्ध इसका लड़ा था। कौन युद्ध लड़ा? फर्स्ट युद्ध हुआ तो मोहम्मद तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध था इसका चंदावर का युद्ध। पहला युद्ध जो था वो 1191 ईस्वी में जो लड़ा था वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा था, जिसमें ये हार गया था पहला युद्ध में। दूसरा युद्ध जो था वो तराइन का युद्ध ही था, जो कि 1192 अगले साल, जैसे पहला बार लड़ा 1191 में पृथ्वीराज चौहान, तो फिर दोबारा आक्रमण किया। दोबारा जब आक्रमण किया तो वो मतलब वहाँ का आसपास का जो राजा था ना उसका अपना साथ ले लिया, और फिर जाके वो पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, और उसको वहाँ पे हरा करके उसको पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। फिर तीसरा युद्ध लड़ता है 2 साल बाद चंदावर का, जो कि 1194 ईस्वी हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें फिर ये गौरी जीत जाता है। ये 3 युद्ध मोहम्मद गौरी का। उसके बाद क्या?
तराइन में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद नोट करके दिया हुआ। मतलब जब पहले तराइन का प्रथम युद्ध जब 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का पराजित हुआ था। तो उस समय जो मोहम्मद गौरी का सेनापति नहीं, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति, उसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो अस्कंद, इसी के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरा बार ये हार गया, जिसको कि तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी हुआ। ठीक है, तो याद ही हो गया। अब चलते हैं यार, इसका याद नहीं हुआ है। इसका मृत्यु कब हुआ था? 1206 ईस्वी में, 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु होगा। वो भी हत्या कर दिया था। इसका हत्या करने वाला और कौन है? गुलाम बख्श का कोई शासक। बढ़ते आगे देखते हैं, कंटिन्यू। सल्तनत का लगता है गुलाम बख्श, तो तब नहीं राज करेगा। अब आया सल्तनत, पहले शुरू से फिर देख लेते हैं ना, उसके बाद वैसे ही रहने चाहिए। सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम, और ये अरब का था। अरब का शासन, सबसे पहला अरब का शासन जो हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? सिंध पर। सिंध कब किया था? 712 विजय हुआ। उसके बाद अब आते हैं, कौन विजय हुआ? मोहम्मद बिन कासिम, उसी के नेतृत्व में हुआ था, वो विजय हो गया था। उसके बाद आते हैं, जो अरब पे आक्रमण किया था उस समय सिंध का जो सिंध पर किसका शासन था? सिंध पर शासन था इसका दाहिर का शासन था। कुछ अरब का मुख्य वजह क्या था भारत पर आक्रमण करने? धन दौलत उठना और इस्लाम का प्रचार करना। अब आते हैं मोहम्मद गजनी पर। मोहम्मद गजनी जो था वह गजनी का राजा था। ठीक है, कब गजनी का राजा बना था? 900 इसका तो जन्म 1 नवंबर 971 में तो जन्म हुआ था इसका। ये बना होगा लगभग, पहला बार आक्रमण तो किया था 1000 में, 1000 पहली बार 998 में किया। 998 में बना। गद्दी पे कब बैठा था? 998 ईस्वी में। इसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी में। गद्दी पर बैठा 998 में गद्दी पर बैठ गया था। लगभग वही 27 वर्ष की उम्र में ही पहला बार गद्दी पे बैठ गया था। उसके बाद ये भारत पे आक्रमण किया, सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। उस समय लूट के चला गया। कहाँ पे आक्रमण किया था? पेशावर, उसको लूट करके यहाँ से वो चला गया। दूसरा बार आक्रमण किया वो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में जब वो आक्रमण किया, कहाँ पे आक्रमण किया? नगरकोट में था उसका प्रसिद्ध महत्वपूर्ण 1001 में किया था। जयपाल के विरुद्ध कर दिया था शासन। वहाँ पे वो लूट खसोट के अपना चला गया। फिर वापस 1008 में आया। फिर 1008 ईस्वी में आया। नगरकोट में मूर्ति भंजक कहलाया था। इसी को महत्वपूर्ण आक्रमण कहा जाता है, जीत भी बोला जाता है। अब इसके बाद आता है आक्रमण किया। ऐसे तो आक्रमण 17 बार किया, लगातार करते रहा बीच में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था 1008 में हो गया। उसके बाद सबसे चर्चित 20 लाख दिनार जो लूट के गया, और जाट इसको क्या जाट भी इस पे आक्रमण कर दिया और इससे छीन छोड़ के वो भी तो लूटने के समय में मतलब सोमनाथ मंदिर को भी थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो दोबारा पूर्ण निर्माण करवाए थे 13 नवंबर 1947। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, वो इसका क्या किए थे? पदार्पण किए। 1958 प्राण प्रतिष्ठान, पदार्पण बोलिए, प्राण प्रतिष्ठान बोलिए, 1951 में किए थे। हाँ, 11 मई 1951 को किए। 1951 में, चलिए हमको याद है, 11 मई 1951 को किए थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर हो गया। अब आते हैं 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में भारत पे अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाट के विरुद्ध किया था। 1030 में तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गया। और इस में हम लोग बना के दे देते कोई चाकू। इसको जो है सुल्तान को उपाधि भी फर्स्ट बार मोहम्मद बिन इसको सुल्तान का उपाधि मूर्ति भंजक बोला जाता था। इसको यमीन उद्दौला भी बोला जाता था। इसको यमीन उल मिल्लाह भी बोला जाता था। इसके शासनकाल में चार मतलब इसके दरबार में 4 दरबारी जो थे, उनका क्या क्या नाम था?
अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, फर्रुखी, चार था दरबारी। इसके दरबार में इसके सेनापति में जो था ना वो हिंदू को भी रखा हुआ था, दो हिंदू था जो उसको हायर पोस्ट में रखा था ताकि हिंदू भी इसका सपोर्टर बन जाए। वो था सेवंत राय एवं तिलक। हाँ, सेवंत राय और तिलक। अब आते हैं ये तो 1030 में ये इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है ना कि इन्हीं का राज्य जो था, मतलब जो देश था गजनी, तो उसके अंदर एक प्रांत था जिस प्रांत का नाम था गौड़। वहाँ का राजा था मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी राजा था। वो उसका 1173 में फर्स्ट वाली गद्दी पे बैठ गया। 1173 में गद्दी पे बैठा। भारत पे पहला आक्रमण 1175 में कर दिया। 1175 में कहाँ पे किया था? क्या था ये, किसके विरुद्ध किया था? पाटन। 1178 में पाटन में किया था। 1173 में गद्दी पे बैठा, 1175 में आक्रमण किया। 1175 में जब आक्रमण किया वो मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण इसका हुआ 1178 ईस्वी में, जो कि पाटन गुजरात में था, भीम वहाँ का राजा था। 1178 हो गया। अब इसका जो था, इसकी मृत्यु हो गई थी 15 मार्च 1206। अब ये 3 युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। अब ये आ गया तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1991 ईस्वी में हुआ। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत हो। दूसरा युद्ध था 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। मोहम्मद गौरी जीत गया। तीसरा चंदावर में युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद। 1994 मोहम्मद गौरी का विजय हो गया। खत्म 2 टॉपिक। अब बता सल्तनत का 2 टॉपिक खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूरा कहानी याद। सल्तनत काल गुलाम वंश का। आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिएगा। अब कौन सा पढ़ना है? सल्तनत। हमारे साथ कंटिन्यूटी बना के रखिए ताकि आप लोगों को क्लास के बाद रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा। 75 डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों का भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम लोग के साथ साथ आपका भी कंप्लीट होगा। अब बताए गुलाम सल्तनत काल में कौन सा आता है? गुलाम हुआ। थोड़ा मैथ मस्ती वाला तनी प्रचार कर दें, उसका वीडियो देख लीजिए। तनी घूस खाने वाला बताते हैं कौन पोस्ट है ज़्यादा, वो बाद में देखेंगे। अब वो पहले सल्तनत काल में गुलाम वंश, समझे सर? करके ले जाएगा। गुलाम वंश में क्या होता है? गुलाम वंश गुलाम वंश गुलाम वंश सल्तनत काल। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। वह गौर का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौर। मतलब गौर का शासक कौन था? गौर का मोहम्मद गौरी। 1206 में उसका मृत्यु हुआ, गुलाम वंश का स्थापना हो गया। वहाँ पे ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम था गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे ही गुलाम था उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु ने उसकी हत्या हुई। कौन हत्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी हत्या किया और ये गद्दी पे बैठा 1206 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। और वहाँ से गुलाम वंश का मतलब सल्तनत काल चालू हो गया गुलाम वंश का। अब आगे होता है, इस बुक से नहीं, इस बुक में कहाँ है सर? यहाँ से। हाँ, गुलामों को फारसी में बंदगो कहा जाता है। फारसी में क्या बोला जाता है? बंदगो कहा जाता है। बंदक मतलब बंदी बना लिया, नहीं समझते? हाँ, बंदी बना तो गुलाम तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में गुलाम बना के रखता था, अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है सैनिक के साथ लेकर जाता था, लड़वाता था। गुलामे है तो लड़ो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला राज्याभिषेक जो था वो 24 जून 1206 ईस्वी को किया। मतलब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी का मृत्यु और 24 दिन को अपना राज्याभिषेक कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाकिस्तान, जो भी प्रेजेंट जो कहाँ है, पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है।
पाकिस्तान में है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अच्छा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन नाम में सेम है, याद रहेगा। ये डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कुतुब मीनार बनाएगा, मतलब कुछ 2 फ्लोर बनाया था। ये कुतुब मीनार का 2 फ्लोर बनाया था। नींव डाल दिया, कोई बनाना नहीं, 2 फ्लोर बनाया था, हमें पढ़े हैं। कैमरा मैन थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। हाँ, आपसे भी पूछा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुब मीनार का नींव डाला था। नींव डालने के बाद उसका 2 फ्लोर भी बना दिया था, और उसका जो पूरा किया था कुतुब मीनार का, वो किया था। सोचिए, उतना बड़ा कुतुब मीनार था, एक गुलाम उसका नींव डाल दिया। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सोचिए पहले गुलाम क्या करता था। पहले गुलाम, अभी गुलाम देखिए यहाँ भाग जाता है सब। तो डाल दिया। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ सुने, हाँ, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली में था, दिल्ली में एक है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। जो आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम भी ध्यान दीजिए। कुतुबुद्दीन जो था ऐबक, वो कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये दोनों का दोनों क्या चीज़ है? 2.5 दिन का झोपड़ा बोलिए या कुबत उल इस्लाम बोलिए, दोनों का दोनों मस्जिद एक ही नहीं है। एक दिल्ली में है, एक अजमेर में है। एक दिल्ली, एक अजमेर में है। अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी मस्जिद है। दिल्ली में है कुबत उल इस्लाम, वो भी मस्जिद दिल्ली में। इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत दानी आदमी, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। दानी आदमी क्या रहेगा? जो हम लोग का लूट के गया वही तो हम लोग को दे रहा था, तब क्या करिए? दानी आदमी कह देता था उस समय लोग, लेकिन था नहीं। अब आगे नोट में हम लोग पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल, सिर्फ 1 मंजिल बना था। हम गलती से 2 मंजिल बोल दिए थे। 1 मंजिल बना था, ठीक है, 1 मंजिल बना था। अच्छा, कुतुब मीनार का 1 मंजिल बना था ना? हाँ, कुतुब मीनार का 1 मंजिल बना दिया था। उस मंजिल को पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश। उस मंजिल को कितना फीट ऊंचा तक बना दिया था? 225 फीट ऊंचा। मतलब कुतुब मीनार का नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरा किया, 25 मंजिल तक ले गया। 225 फीट ऊंचा, 225 फीट ऊंचा। हाँ, 4 मंजिल 225, टोटल 4 मंजिल बना था। 1 मंजिल ही 3 मंजिल वो बनवाया था। कौन बनवाया था? इल्तुतमिश बनवाया था। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो गई। अब जब हम आगे पढ़ेंगे फिरोज तुगलक के बारे में, तो जब वो शासन कर रहा था तो उस समय बिजली गिरा। कहाँ गिरा? कुतुब मीनार। तो उसका जो 4था मंजिल था वो ध्वस्त हो गया। छोटी मंजिल इसमें 2, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी। 1 चौथा ध्वस्त हो गया तो क्या किया? उसके ऊपर 2 छोटा मंजिल बना दिया। मतलब इसमें 3 आदमी कौन बना दिया? फिरोज बनवा दिया। 3 आदमी कुतुब मीनार में। पहला तो नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक, 1 मंजिल बना दिया, और फिर 4 मंजिल तक पहुंचा दिया इसको इल्तुतमिश। फिरोज तुगलक का समय जो था उसमें बिजली गिरा, तो एगो जो था इल्तुतमिश का 4था मंजिल टूट गया। तो इल्तुतमिश क्या कर दिया? उसी में 2 इल्तुतमिश नहीं, फिरोज तुगलक जो था 2 मंजिल और छोटा उसको बनवा दिया, 5 मंजिल हो गया। हाँ, बस उसका टोटल ऊंचाई कितना हो गया? 9 फीट और बढ़ गया। पहले 225 था, अब 234 हो गया। फिरोज तुगलक के समय प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक सहायक था। ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। मतलब इसका सेनानायक था, सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। तो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था, खंडहर जिसको भी हम लोग जानते हैं खंडहर के नाम से, उसको वही जलाया था। वो आदमी था, कैमरा पे नहीं बोलेंगे वो सब। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई। ऐबक की मृत्यु, ऐबक कब गद्दी पे कब बैठा था? 24 11 मई 24 जून, हाँ 24 जून 1206। 15 मार्च 1206 को जो है मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया। बैठ गया 24 जून 1206 पे गद्दी पे बैठा। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुआ? चौगान खेलते समय, चौगान खेल रहा था। चौगान क्या होता है? घोड़ा पे बैठ, कभी नहीं देखते घोड़ा वाला पोलो खेलता है, उसी पर बैठ के पोलो खेल रहा था। घोड़ा दिया उल्टा पुल्टा उसको और दफनाया इसको क्या? लाहौर में दफनाया उसको ना। हाँ,
ये राजा था दिल्ली का, यहाँ से उसका ले गया। लाहौर में कुछ हुआ था नहीं, तो लाहौर में क्या किया था, जो पहला बार नहीं किया था, लाहौर राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था राजधानी में इसको दफना दिया, राजधानी में इसको दफना दिया। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, आराम शाह उत्तराधिकारी था इसका। कौन? आराम शाह, जिसने 8 महीने से, कितना महीना, सिर्फ और सिर्फ 8 महीना तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश इसका हत्या कर देता है। किसका? आराम शाह का। आराम शाह 8 महीना तक का बेटा था। इसका उत्तराधिकारी वही होता है जो उस समय उत्तराधिकारी वही होता था जो उसका बेटा होता था। तो आराम शाह उसका बेटा था, वो 8 महीना तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसका हत्या कर दिया। कब? 1211 ईस्वी में। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा पे चौपाल खेल रहा था, उसमें मृत्यु हो गया, लेकिन सब बेटा का मृत्यु कर दिया उत्तराधिकारी का। आराम शाह का मृत्यु क्या? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में इसकी मृत्यु करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कितना ईस्वी में किया था? 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश कहाँ का था? तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क था ना, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों। अच्छा, अब देखिए वहाँ से चलते, गुलाम था पहले किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका मृत्यु कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, इसका मृत्यु कर दिया सब उत्तराधिकारी का। गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो उसका मृत्यु कर दिया। किसका मृत्यु किया? आराम शाह का। आराम शाह का मृत्यु कर दिया। उसके बाद ही गद्दी पे बैठा। अब क्या था ना कि ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं जगह था, उसका गवर्नर था कौन? नहीं, इल्तुतमिश। अच्छा, मतलब जब उसका मृत्यु हुआ उसमें गवर्नर वो था बदायूं का गवर्नर। आराम शाह उसका आके मृत्यु कर दिया। आराम शाह नहीं, उसी समय जैसे वो मर गया था, कौन मरा था? इल्तुतमिश। आराम शाह पहले कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे? चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में मर गया। मरते के साथ उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा आराम शाह 1206 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। 1210 गद्दी पे बैठा। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश उसका 8 महीना उसकी हत्या कर देती है। जब ये क्या बोलते हैं, जब ऐबक जो था वो गद्दी पे बैठा हुआ था, उसी समय बदायूं का गवर्नर था। और नहीं, बदायूं का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश। तो मतलब जिसमें वो मतलब शासन कर रहा था, उसी समय अपना उत्तराधिकारी उसको मतलब दूसरे गवर्नर बना दिया। गवर्नर बदायूं का गवर्नर बना दिया, उत्तराधिकारी गवर्नर बनाया। उत्तराधिकारी अपना बेटा होता था उस समय, उसका अपना बेटा था आराम शाह। ये था उसका गवर्नर नहीं, पहले ये था उसका गुलाम, और प्लस में इसका दामाद जब बन गया। पहले तो गुलाम था, जब ये दामाद बन गया तब इसको गवर्नर बना दिया। कहाँ का गवर्नर बना दिया? तो बदायूं का गवर्नर बना दिया। नहीं, इल्तुतमिश को। अच्छा, इल्तुतमिश था गुलाम और दामाद। हाँ, गुलाम और दामाद दोनों था। वो उत्तराधिकारी था, वो उसका बेटा था। किसका? ऐबक का, आराम शाह, जो 8 महीना। आराम शाह हुआ इसका उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश जो गुलाम है और इसका दामाद है। गुलाम दामाद था, इसी कारण इसको बना दिया गवर्नर, बदायूं का गवर्नर बना दिया था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। मतलब कुतुबुद्दीन बनाया राजधानी लाहौर, वहाँ से इल्तुतमिश कर दिया दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया लाहौर। हाँ, इसने हौज ए सुल्तानी निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। दिल्ली एक कुहना जगह है, उसके निकट हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया। तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो करवाया इल्तुतमिश करवाया। किसके निकट है हौज ए सुल्तान? दिल्ली एक कुहना के निकट था। दिल्ली एक कुहना के निकट। दिल्ली में एक जगह था, उस समय का नाम था दिल्ली एक कुहना। उसके निकट में एक हौज, जिसको हम लोग हौज खास के नाम से जानते हैं। अभी के समय में दिल्ली में गुड़गांव के पास में हौज खास जगह है, उसी को पहले हौज सुल्तानी कहते थे। हौज सुल्तानी कहा जाता था। दिल्ली एक कुहना के निकट था। इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्ति की थी। जैसे पहला सुल्तान बना था मोहम्मद
मोहम्मद गौरी मतलब इसमें सल्तनत काल में सल्तनत का। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बनना चालू हो गया बगदाद खलीफा। मतलब उसके बाद जो भी आया ना वो पदवी लेता था बगदाद खलीफा। जब फिर ये शासक बना तो 1229 ईस्वी में फिर से सुल्तान का पद मतलब स्वीकृत कर लिया। सुल्तान का पद दूसरा बार कौन लिया, इल्तुतमिश लिया। ठीक है, आगे पढ़ें। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि वो कौन सा पहला शासक था जो कि बगदाद के खलीफा से, बगदाद खलीफा, बगदाद के खलीफा, अच्छा वही बगदाद खलीफा, वही बगदाद के खलीफा बोलिए। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति, वैधानिक मतलब उसे मतलब स्वीकृति लिया, अपने मन से नहीं किया, स्वीकृति लेके किया। तो कौन था, इल्तुतमिश था। मतलब इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जो कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया। अब आते हैं आगे। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई। इसका मृत्यु हो गया 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गया। गद्दी पे बैठा था 1211 में, मतलब आराम शाह का मृत्यु हत्या करके 1211 में बैठा। मृत्यु कब हुआ, 1236 ईस्वी में। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। क्या हुआ था ना कि चंगेज खान एक शासक था जिसका लड़ाई हो गया था इल्तुतमिश से। तो उससे चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश जलालुद्दीन के पास गया, लेकिन जलालुद्दीन उसको शरण नहीं दिया। ठीक है, इसी वजह से वो उसका मृत्यु, हत्या हो गया था। मतलब चंगेज खान जो था और इल्तुतमिश में लड़ाई हो रहा होगा 1236 ईस्वी में। तो ये क्या किया, इल्तुतमिश छुपने के लिए चला गया जलालुद्दीन के पास। जलालुद्दीन अकबर न हुआ सर, सम्राट जलालुद्दीन अकबर दूसरा है, सम्राट जलालुद्दीन। मतलब इल्तुतमिश क्या किया, 1236 में सम्राट जलालुद्दीन के यहाँ छुपने के लिए चल गया, लेकिन वो छुपने के लिए जगह नहीं दिया तो चंगेज खान उसकी मृत्यु कर देती। नेक्स्ट आते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज उसका पुत्र, जो पुत्र होता था वही उसका उत्तराधिकारी होता था। जब चंगेज खान मारे दिया होगा उसका उत्तराधिकारी कोई बनेगा, उसका उत्तराधिकारी था उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य बैठा था, वह एक अयोग्य शासक, वो योग्य नहीं था, बढ़िया शासक बैठने के लिए योग्य नहीं था। लेकिन इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मतलब इल्तुतमिश की जो बीवी थी उसका नाम था शाह तुर्कान। वो शासक भले रुकनुद्दीन फिरोज था, लेकिन उसके पीठ पीछे मतलब वही उस शासन का पूरा पदभार संभाली हुई थी उसकी माँ जो था शाह तुर्कान। मतलब इसका पत्नी हो गया। हाँ, इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्कान जो कि रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, वही शासन का पूरा पदभार संभाली हुई। मतलब क्या हुआ कि इसका ये तो अयोग्य शासक था, मतलब योग्य नहीं था। रुकनुद्दीन माँ थी शाह तुर्कान, वही क्या की पूरा पदभार संभाल ली, सिर्फ कुर्सी पे बैठा हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज। अब आते हैं शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया, अयोग्य होने के कारण। अयोग्य, देखिए उस समय ऐसा होता था ना कि मतलब लड़की को शासन गद्दी पे नहीं बैठाया जाता था। रजिया जो थी वो योग्य थी, इसलिए उसको हटा दिया। इसलिए क्या किया ना कि रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके रजिया सुल्तान को, तुर्की का जो अमीर था, अमीर घराना का जो फिरोज को हटा के रजिया को बैठा, रजिया सुल्तान को, तुर्की का जो अमीर था, हाँ बैठा दिया। ये अयोग्य था पहले से ही। इसकी माँ जो थी उस अल्पकालीन शासन चला रही थी, शाह तुर्कान। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला बनी, प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी, इसने बागडोर संभाला। पहली मुस्लिम महिला शासक, रजिया बेगम, शासक या शासिका बोलिए, रजिया सुल्तान बनी, रजिया बेगम, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वो पुरुषों की तरह चोगा, जिसको कि काबा एवं कुल्हा यानी टोपी लड़का वाला कपड़ा पहनना चालू कर दिया।
कुल्हा जिसको बोलते हैं। लड़का वाला कपड़ा क्या नाम था? चागा कुल्हा, कुल्हा मतलब टोपी होता है। हाँ, कुल्हा मतलब टोपी, चोगा, चोगा मतलब काबा। काबा कुछ नाम आप नहीं जानते, बस चोगा काबा। पर्दा प्रथा नहीं करती थी, पर्दा प्रथा को हटा दी थी। राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। मतलब बहुत सारा घोड़ा रखता था, तो उसका सरदार किसको नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार, जो कि उस समय उसको जाना जाता था अमीर ए अखूर के नाम से। अमीर ए अखूर के नाम से जाना जाता था। किसको बनाया था? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। मलिक जलालुद्दीन याकूत को घोड़े का सुल्तान, घोड़े का सरदार बनाया था। रजिया कौन बनाया था? रजिया गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। गैर तुर्कों के सामंत बनाने से रजिया सामंत बनाया तो उससे अमीर जो था उसका विरुद्ध हो गया। रजिया का जो प्रयास था उससे तुर्की अमीर जो था ना वो विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। मतलब अब क्या क्या राजा भले थी रजिया सुल्तान, लेकिन शासन कौन करने लगा? तुर्की अमीर। तो तुर्की अमीर क्या किया? रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। बंदी बना करके उसको कारागार में डाल दिया। क्यों कारागार में? क्योंकि गैर तुर्की शासक सामंत बनाना चालू कर दिया। बिना तुर्की का आदमी था, गैर तुर्की था, उसको सामंत बना दिया। गैर तुर्की सामंत मतलब जो तुर्की आदमी नहीं था उसको भी गद्दी पे बैठाना, मतलब किसी भाग में उसको डालने लगा था। जो तुर्की का नहीं था उसको भी। हाँ। इसी से वो नाराज हो गए। तुर्की अमीर जो विरोध किया, विरोध में उसको बंदी बना के उसको हटा दिया गद्दी से, है ना? गद्दी से हटा दिया। किसको बैठाया था? बहराम शाह को। मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। ये टॉपिक पूरा खत्म करेंगे तब खिलजी वंश तक। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त की। मतलब पहले तो इसको बंदी बना लिया, बंदी बना के इसको गद्दी पर से हटा दिया। गद्दी पे किसको बैठा दिया? बहराम शाह को। मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब जब रजिया शादी कर ली अल्तुनिया से शादी करने के बाद फिर से गद्दी पे बैठ गई। गद्दी पे ही फिर से बैठ गई, लेकिन वह बैठने का प्रयास किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाई, असफल रह गई। अब रजिया की हत्या हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। कैथल के पास। कहाँ? कैथल के पास, कैथल जगह था उसके पास। 1240 को। गद्दी पे कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में। 36 ईस्वी में कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में। उसको नहीं, अभी तुरंत नहीं हटाया था।